हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और मैंने वो सामने लिखा है आपके सामने। तो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया था। मैंने मान लिया कि आपका हो गया होगा क्योंकि इसके अंदर सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है। सोल्यूशन प्रोवाइड है वो क्या है दोस्तों। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे और आपने अगर कर लिया है तो आप चेक करोगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने जो करा है वो ठीक करा है नहीं करा है। ये चारों क्वेश्चन करेक्ट मीन के हैं। और उसके बाद आज एक नया कंसेप्ट और चालू करेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या होगा बाद में देखेंगे। पहले आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और हमारी क्लास नंबर 17 है आज, क्लास नंबर 17। 17 क्लासेस हो गई है हमारे को एक साथ हुए। और काफी अच्छे से हम कोर्स को कंप्लीट करे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कंसेप्ट से साथ साथ क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपकी बुक का। कहता अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गया। हैज एन एवरेज 56 मार्क्स इन अ मैथ। 56 मार्क्स इन अ मैथ मतलब मीन मिल गया मुझे। और जो मीन मुझे गिवन होगा ये करेक्ट मीन है या रॉन्ग मीन है? सर रॉन्ग मीन है। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट, फिर फाउंड हुआ दैट द 48, 54 और 67 वाज मिसरीड एज 68, 45 और 87। फाइंड करेक्ट मीन। तो 3 नंबर को हमने क्या कर दिया? गलती से मिसरीड कर दिया। तो सर सबसे पहले हम क्या निकालते थे स्टेप नंबर 1 में? सर स्टेप नंबर 1 इनकरेक्ट टोटल है ना। इनकरेक्ट टोटल कैसे निकालते थे भाई? मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन आपको दे रखा है 56 और ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है 40 स्टूडेंट। चेक कर लीजिए, 40 स्टूडेंट और 56 मीन है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों इसको। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 56 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 2240। सर 2240 आपके पास क्या आया? इनकरेक्ट टोटल। स्टेप नंबर 2 क्या था? करेक्ट टोटल। कौन सा मैं आपको समझा ही चुका हूं, क्यों निकालते हैं, कैसे निकाला गया था करेक्ट टोटल। तो इनकरेक्ट टोटल कितना है? 2240। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था इनकरेक्ट टोटल? उसमें ऐड करेंगे सारे करेक्ट नंबर और माइनस कर देंगे इनकरेक्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, इनकरेक्ट टोटल है 2240। करेक्ट नंबर ऐड कर देते हैं सारे के सारे। 48, 54, 67। 48, 54, 67 और माइनस कर देते हैं सारे इनकरेक्ट नंबर जो ऐड हुए। 68, 45, 87। 68 माइनस 45 माइनस 87। दोस्तों ऐड करने के बाद और लेस करने के बाद क्या निकल के आता है? 2240 माइनस प्लस 48 प्लस 54 प्लस 67 माइनस 68 माइनस 45 माइनस 87 टू ऐड 2209। 2209 आया दोस्तों, आपका मैच कर रहा होगा 2209। अब आपको निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में करेक्ट मीन। बहुत ही सिंपल, करेक्ट मीन कैसे निकलेगा? करेक्ट टोटल अपॉन में एन नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स है। तो करेक्ट टोटल है 2209 और एन हमारे पास है 40 स्टूडेंट। तो 2209 को हम क्या कर लेंगे? डिवाइड बाय 40 दैट इज 55.225। ये आपके पास करेक्ट मीन आया दोस्तों 55.225। ये अपना आंसर चेक कर लीजिए, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कौन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 4 था, 5, 6 और 10। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है मीन ऑफ 20 आइटम। आइटम कितने हैं? 20। मतलब ये क्या दे रखा है? एन वाज 36। ये क्या है? मीन। रॉन्ग मीन। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इनकरेक्ट टोटल बट द टू नंबर वाज टेकन एज 47, 58 इंस्टेड ऑफ। जबकि ऐसा लेना चाहिए था। देखो इंस्टेड ऐसा होना चाहिए था, इसकी जगह पर ये ले लिया। ये गलत तरीके से मत पढ़ लेना, यहां पर था मिसरीड। ये होना था और ये ले लिया। अब इधर है ये ले लिया, टेकन ये ले लिया और ये होना था। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ ये है करेक्ट टोटल, ये है करेक्ट नंबर और ये है ये दोनों इनकरेक्ट नंबर। ध्यान से समझना सर। करें स्टार्ट। सबसे पहला अब मैं स्टेप में सीधा आंसर लिखूंगा सर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फॉर्मूला लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। इनकरेक्ट टोटल इसका लिख लेता हूं मीन मल्टीप्लाई बाय एन। मीन आपके पास कितना दे रखा है दोस्तों? 36 और एन आपके पास 20 स्टूडेंट है। 36 मल्टीप्लाई बाय 20
कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 720। इनकरेक्ट टोटल आपके पास 720 है। स्टेप नंबर 2, करेक्ट टोटल। करेक्ट टोटल दोस्तों, करेक्ट टोटल कैसे निकालेंगे? अब मैं इधर फॉर्मूला आप लिखना, इनकरेक्ट टोटल माइनस क्या करेंगे? इनकरेक्ट वाले नंबर 47 56, 47 माइनस 56 और करेक्ट वाले नंबर ऐड कर देंगे 67 65, 67 प्लस 65। ऐड करने के बाद दोस्तों क्या निकल के आएगा? 720 माइनस 47 माइनस 56 प्लस ऐड कर देंगे 67 प्लस 65, 749 दोस्तों। स्टेप नंबर 3, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन दोस्तों कैसे निकालेंगे? करेक्ट टोटल जो कि 749 है डिवाइडेड बाय 20 नंबर्स दैट इज 37.45, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 6 करना है। और कौन सा रह गया? 6 और कहाँ है होमवर्क? ये रहा 6 क्वेश्चन नंबर और 10, तो 6 और 10 रह गए। ये रहा दोस्तों 6 क्वेश्चन, ध्यान देखना। एवरेज ऑफ 10 टर्म इज 6, गिवन क्या पहले वो लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन एन आपको दे रखा है, एवरेज ऑफ 10 मतलब 10 आइटम है और उसका एवरेज दे रखा है 6। ठीक है दोस्तों, दूसरा एवरेज ऑफ 10 आइटम इज 6, फाइंड द न्यू एवरेज इफ मल्टीप्लाइड, इफ इज टर्म इज मल्टीप्लाइड हो, डिवाइड बाय 2 हो, या 3 इज एडेड या 4 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इज। तो मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी नहीं लिखा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? बाय 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, इधर जोड़ लो, इधर कुछ मिसिंग पार्ट है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे अगर एवरेज को, और डिवाइडेड बाय, अगर दूसरा केस डिवाइड बाय 2 कर दिया, अगर तीसरा केस के 3 ऐड कर दिया, और चौथा केस अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया ईच आइटम, हर एक आइटम में से। सर क्या लिखा हुआ है? ईच आइटम। इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाई, हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व कैसे करें? पहला केस, केस नंबर 1, इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मिसिंग था, मैंने डाल दिया, या 3 भी कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने 2 डाला था, आप भी 2 डालो। पहला केस ये है कि अगर हमने हर एक एलिमेंट को, हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करा दोस्तों, तो इस केस के अंदर हमारा एवरेज मीन क्या निकलेगा? अभी 10 नंबर है, अभी हमारे पास 10 नंबर है, वो 10 नंबर में लेट कर लेता हूं पहले। लेट दी 10 नंबर बी, क्या लेट करूं दोस्तों? लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 5। मैंने ये नंबर लेट कर लिए। अब ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 2। देखो दोस्तों, जो ये 10 नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये 10 नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास? 10 है। वो 10 नंबर क्या है मुझे नहीं पता दोस्तों, वो 10 नंबर क्या है, मैंने खुद से लेट कर लिया कि 10 नंबर ये होंगे। आप कुछ भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, ठीक है। बट जो भी आप लेट करोगे, जो भी दोस्तों आप लेट करोगे, उसका मीन 6 आना चाहिए। जो भी यहां पर आप लेट करोगे, इसका मीन 6 आना चाहिए। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार दोबारा मिटो देता हूं और दोबारा लेट करता हूं। वो नंबर जिसका मीन क्या आना चाहिए दोस्तों? 6 आना चाहिए, ठीक है। तो लेट क्या करूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं लेट कैसे करने का सही तरीका क्या है। आप मुझे बताओ, अगर 10 नंबर का मैं सम करूंगा और मुझे एवरेज लेके आना है, एवरेज लेके आना है 6, और मुझे 10 नंबर का सम करना है, तो मुझे सम जो होना चाहिए 60 आना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर है। अगर 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो 6 आएगा। मतलब अगर 10 नंबर में कोई भी लेट कर रहा हूं, उसका एवरेज 60 आना चाहिए। उसका जो एवरेज होगा, वो सम होगा, वो 60 आना चाहिए। जब वो सम 60 आएगा, तभी मैं 10 से डिवाइड करके 6 एवरेज ला सकता हूं। तो मैंने लेट करे 2 4 6 8 10। अब इनका सम होता है 30। 2 4 6 8 10 का क्या होता है? 30। फिर दोबारा ले लिया, 2
4, 6, 8, 10। तो आपको कोई से भी नंबर ले लो, बस इन ऐसे नंबर लेना जिनका सम 60 बन जाए। और जब आप इनका सम देखना, आप सबका जोड़ दोगे तो 2, 4, 6, 8, 10 तो 30 हो गए, फिर 2, 4, 6, 8, 10 30 हो गए, 30 और 30 60 हो गए, 60 को 10 से डिवाइड करा, एवरेज आ गया 6। ठीक है, अब मैं इस हर एक आइटम को नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो न्यू टर्म क्या बन जाएगी? न्यू टर्म्स क्या बनेगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 20, 4, 8, 12, 16, 20। हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, केस हमारा पहला ही ये था। हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, केस ये है दोस्तों। ठीक है, जब हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करा, अब इसका एवरेज निकालो। तो मैंने कहा न्यू एवरेज कैसे निकलेगा भाई? तो मैंने कहा हर एक आइटम को जोड़ देंगे। अच्छा, हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20 और नंबर तो है ही 10, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है सर, हर एक आइटम को डबल करते जा रहे हैं तो जो टोटल है वो भी तो डबल हो जाएगा एंड में, तो टोटल डबल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 10, कितना आ गया? 12। न्यू एवरेज क्या निकल आया दोस्तों? 12 आया। यहां पर देखिए, द एवरेज ऑफ टर्न नंबर इज 6, फाइंड द न्यू एवरेज इफ ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हर एक आइटम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हर एक आइटम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बताओ क्या निकल के आएगा? तो न्यू एवरेज जो निकल जाएगा वो दूसरे आइटम के एवरेज से डबल निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से समझ में आ गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करा सकता हूं। मैंने कहा सम ऑफ द एन टर्म, सेकेंड मेथड जो है वो सिंपल होगा, क्योंकि अगर पहला मेथड आपको आ गया समझ में कि कैसे, तो सेकेंड मेथड आपको सिंपल होगा। ध्यान सुनना, सम ऑफ द एन टर्म, सम ऑफ द एन टर्म, एन टर्म का जब हमने सम करा तो वो सम क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए, तभी तो 6 से 10 से डिवाइड करके 6 एवरेज बनेगा। if we multiply each item, if we multiply each item by 2, then sum of new n terms, जो नई n टर्म होगी उसका सम जो होगा वो डबल हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो नाउ एवरेज कैसे निकालेंगे? न्यू एवरेज इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 12। देखो आ गया 12 या नहीं आया? अब सर मैं ऐसे ही करूंगा, है ना, ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे वाले तरीके आप लेट कर लो 10 नंबर, उसको हर एक मल्टीप्लाई कर लो, और अगर शॉर्ट फॉर्म करनी है तो शॉर्ट फॉर्म का मेथड भी समझा दिया मैंने। अगर एन टर्म का सम 60 होगा, 60 कैसे आया समझ में आया आपको? क्योंकि एवरेज मुझे 6 लेकर आना है। अगर एन टर्म का सम 60 होगा तो उसका अगर हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ द न्यू टर्म जो होगी, एन टर्म का सम जो होगा वो 120 हो जाएगा। वो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया ऊपर। अब केस नंबर 2, सेकेंड केस क्या है? इफ ईच आइटम इज डिवाइडेड बाय 2, हर एक आइटम को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आप मुझे पता है सम ऑफ द एन टर्म कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि एवरेज 6 लाना है। इफ ईच आइटम इज डिवाइडेड बाय 2, देन सम ऑफ न्यू एन टर्म क्या होना चाहिए बताओ अब? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 30 होना चाहिए। सम ऑफ न्यू एन टर्म क्या हो जाएगा? 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 30 है। तो भैया न्यू एवरेज क्या निकल आया? 30 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 3। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ? दोस्तों समझ में आया आपको? यहां पर दूसरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपको क्या बोला, अगर हम हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ही यही होता है कि हम एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। इसका मतलब यही हो गया कि हम एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हमने हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करा दोस्तों, फिर एवरेज निकाला, इसका मतलब ये जो पहले एवरेज था वो भी 2 गुना हो गया। जो पहले एवरेज था वो भी 2 गुना हो गया। देखो तो भैया पहले सम क्या था? 60, तो अगर मैंने उसको 2 गुना कर दिया हर एक आइटम को, सम कितना आ गया? डबल आ गया। तो एवरेज भी क्या आ जाएगा? एवरेज भी डबल आ जाएगा दोस्तों। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? कि अगर आप हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट नंबर से, क्या बोला मैंने? अगर हमने कहा हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट नंबर से,
तो वही कांस्टेंट नंबर से आपका एवरेज मीन भी, अर्थमेटिक मीन भी डबल हो जाएगा। अगर डबल से मल्टीप्लाई करा तो डबल हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक आइटम को तो एवरेज मीन भी 3 गुना हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि 60 को मैं हर एक आइटम को 300, तो कितना हो जाएगा 180, और 180 को 10 से डिवाइड करो तो 18 हो जाएगा। तो पहले क्या आया था 6, और डबल करा तो क्या है 12, और ट्रिपल करा तो क्या है 18। तो कांस्टेंट नंबर से क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन भी ट्रिपल या डबल होता चले जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? हाँ जी सर, आपको बताऊंगा अभी मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों। ये क्लियर हो गया यहाँ पर दूसरा पॉइंट। आगे पहले क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक प्रॉपर्टी क्या कहती है और ये प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हुआ है सॉल्व। पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया जानकर कि आपको समझ में आए, नहीं तो डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी पढ़ा देता तो आपको समझ नहीं आता। देखो अब क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 3 इज एडेड टू ईच आइटम। अब ऐड करा है मल्टीप्लाई नहीं, तो मैंने कहा 3 इज एडेड टू ईच आइटम। भैया कितना आइटम है, कितना आइटम है दोस्तों 10, और 10 में हर एक आइटम अगर 3 ऐड करूंगा तो देखा जाए तो टोटल कितना ऐड कर दिया मैंने 30। चलो मैं करके दिखा देता हूं। लेट द 10 नंबर भी क्या क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। यही 10 नंबर जिनका एवरेज 6 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इफ 3 इज एडेड टू ईच आइटम, हर एक आइटम में अगर 3 ऐड कर देंगे, देन द न्यू 10 नंबर्स आर, न्यू 10 आइटम्स आर, या नंबर बोल लो, न्यू 10 आइटम या नंबर विल बी क्या होंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 4 5 6 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, और 10 में 3 ऐड करेंगे 13। तो 5 7 9 11 और 13। सर अब सम कर लो, सम ऑफ द न्यू टर्म, सम ऑफ द न्यू टर्म, आप सबको जोड़ लो दोस्तों। तो क्या हो जाएगा सर 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 5 7 9 11 और 13। तो जोड़ोगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। आप जोड़ कर देख लो दोस्तों कैसा है 90। मैं आपको बता देता हूँ सर हमने कैसे निकाला, मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला बिना जोड़े, आपको समझाऊंगा दोस्तों। अभी पहले 5 + 7 + 9 + 11 और +13, और फिर प्लस करके सारे ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। देखो आया 90, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज निकालना है ना, न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 90 / 10, तो क्या हो जाएगा 9। आप देख रहे हो अगर मैंने किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड करा हर एक आइटम में तो एवरेज भी उसी आइटम से ऐड हो जाएगा। मैंने क्या ऐड करा था दोस्तों, मैंने 3 ऐड करा था, 3। अब पहले मेरा एवरेज कितना आ रहा था 6, और 6 जब मैंने 3 ऐड करा तो मीन में भी 3 ऐड हो गया, ऑटोमेटिकली 9 आ गया। देखो मीन। तो अगर मैं सेकंड मेथड से करूं उसको, जो कि आपको पेपर में यूज करना अगर आता है तो सेकंड मेथड यूज करना है। इफ द सम ऑफ n नंबर, ऊपर क्या लिखवाया था सम ऑफ, ऊपर क्या सम ऑफ n टर्म या n आइटम, कुछ भी लिख लो। अगर सम ऑफ n आइटम, n कितना 10, 60 है। अगर सम ऑफ n आइटम इज 60, अगर 60 है तो इफ 3 इज एडेड in each item, 3 is added in each item, then sum of new n term क्या हो जाएगी दोस्तों 60 तो पहले था और 3 हमने हर एक आइटम में ऐड करा, तो 3 कितनी बार ऐड करा है सर 10 बार। 3 कितनी बार ऐड करा है 10। अगर 3 10 बार ऐड करा है तो 30 नहीं ऐड कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा 90। देखो आ गया ना वही 90। अब हमने कहा न्यू एवरेज बताओ कैसे निकालेंगे। न्यू एवरेज 90 / 10 दैट इज 3। तो सेकंड मेथड आपको यूज करना है पेपर में, वो तो बस लॉजिकली समझाने के लिए था। फोर्थ पॉइंट देखने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर्टी कराने जा रहा हूं। फोर्थ पॉइंट देखना, इफ 4 is subtracted
इन ईच आइटम, अगर 4 हमने हर एक आइटम से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपने कितने बार 4 को सब्ट्रैक्ट करा? 10 बार। तो कितना टोटल कितना माइनस कर दिया आपने पूरे सम में से? 40। क्या हम कर सकता हूं ऐसा? तो सम ऑफ n नंबर या फिर 10 नंबर 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म क्या हो जाएगा भाई? 60 था। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, भाई क्वेश्चन क्या रहा है? 4 इज सब्ट्रैक्टेड इन ईच आइटम्स, देन sum of new 10 number, sum of new 10 items, sum of new 10 items that is 60 minus 40। देखो इस बार सब्ट्रैक्ट करा है दोस्तों, और 4 10 बार सब्ट्रैक्ट करा है तो 40 नहीं हो गया? अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 आइटम से तो 40 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों ये? ठीक है, तो 60 में 40 का कितना हो गया? 20। तो अब मैं क्या निकालूंगा? न्यू एवरेज। न्यू एवरेज दैट इज 20 डिवाइड बाय 10, 2 हो गया। अच्छा, आ गया सर न्यू एवरेज। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 इन ईच आइटम, तो ओल्ड एवरेज क्या था? ओल्ड अर्थमेटिक मीन क्या था? ओल्ड एवरेज का मतलब ओल्ड एएम क्या था, और न्यू एएम क्या निकल के आया? पहला केस ये था। दूसरा केस हमने क्या करा था? इफ वी डिवाइडेड, अच्छा 2 से डिवाइड करा था ना पहले वाले में भी। हाँ जी, इफ वी डिवाइडेड बाय 2 इन ईच आइटम, ये आपको लिखना है दोस्तों। तो बताओ ओल्ड में कितना मीन था पहले और न्यू में कितना था? तीसरा, इफ वी एडेड बाय 3 इन ईच आइटम, और फोर्थ हमने क्या था? इफ वी सब्ट्रैक्टेड बाय 4 इन ईच आइटम। सर मुझे ये एक प्रॉपर्टी समझाने के लिए कराना पड़ रहा है इतना सारा क्वेश्चन, ठीक है? नहीं तो आप वैसे ही मैं प्रॉपर्टी समझा देता, अगर समझने वैसी होती तो। सिर्फ एक प्रॉपर्टी को समझाना है मुझे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मुझे सब करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तो सर क्वेश्चन का पार्ट था जो हमने करा। अब मुझे बताओ ओल्ड एवरेज अर्थमेटिक मीन क्या था? सब में तो ओल्ड 6 ही था ना। और जब हमने ये करा, एडजस्टमेंट करा, एक कांस्टेंट नंबर हर बार हम क्या कर रहे हैं? ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। तो जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो क्या हो गया सर? मेरा अर्थमेटिक भी डबल से बढ़ गया था। याद आ रहा था? 12 हो गया था। अगर मैंने डिवाइड करा था तो मेरा अर्थमेटिक भी डिवाइड हो गया था उसी आइटम से जिस आइटम से मैंने डिवाइड करा, मतलब 3, 2 से डिवाइड करा था, 2 से। अगर मैंने ऐड करा तो मेरा अर्थमेटिक मीन भी ऐड हो गया, 9 हो गया था। और अगर सब्ट्रैक्ट करा था 6 - 4 = 2 हो गया था। क्या यही नहीं आ रहा था? अब आप देखो, ये जो 4 है और ये जो 4 है सेम कांस्टेंट नंबर है। ये जो 3 है, ये जो 3 है सेम कांस्टेंट नंबर। ये जो 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड करा, हर एक आइटम को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो सर एक प्रॉपर्टी मैं क्या लिख रहा हूं? हेडिंग डालेंगे अब यहां पर, हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट वाली कॉपी में। सर कंसेप्ट वाली कॉपी में हेडिंग डाल दें। आज की क्लास के अंदर मुझे सबसे पहले बताना था प्रॉपर्टीज। सर आज की क्लास के अंदर मुझे क्या बतानी है दोस्तों? आज की क्लास के अंदर मुझे बतानी है प्रॉपर्टी, और मैं आपको दिखाऊंगा आपकी बुक में कहां रखी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कंसेप्ट वाली कॉपी निकाल कर एक मिनट, प्रॉपर्टी से सर हमेशा एमसीक्यू आते हैं, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन हैंड डालेंगे सर आप, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। दोस्तों तो हेडिंग डाली मैंने प्रॉपर्टी और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों प्रॉपर्टी से ही एमसीक्यू आते हैं।
मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख रहा हूँ, बुक में आगे पीछे हो सकती है या मेरी आगे पीछे हो सकती है, उसको इग्नोर कर देना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस नहीं पढ़ रहे मैनेजमेंट के, प्रॉपर्टीज है, हम कुछ भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है मेरी तरफ से, इफ लिखेंगे मेरे साथ साथ, मैं बोल भी रहा हूं, आप लिखना, इफ द टर्म ऑफ अ सीरीज, if a term of a series are increased, comma, decreased, comma, multiply or divide, multiply or divided by, अब रेड पेन से लिखना, बाय सम कांस्टेंट, किसी नंबर से, बाय सम कांस्टेंट, बाय सम कांस्टेंट, देन द मीन, मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन, देन अर्थमेटिक मीन भी, अर्थमेटिक मीन आल्सो इंक्रीज, decrease, also increase, decrease, multiply or divided by the same constant, by the same constant। बताओ दोस्तों, अब समझ में आई प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि अगर आप पूरी टर्म्स ऑफ सीरीज को किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सेम कांस्टेंट नंबर से। ध्यान सुन लो, दोनों सेम है। अगर मैं किसी सीरीज को 2 से बढ़ा रहा हूं, तो पहले वाले का जो मीन है और दूसरे वाले का जो मीन आएगा नए नंबर का बढ़ाने के बाद, वो भी 2 से बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर इंक्रीज करोगे तो मीन भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिक्रीज करोगे तो मीन भी उसी नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करूंगे 5 से, तो 5 गुना मीन भी बढ़ जाएगा, अगर डिवाइड करोगे 5 से तो 5 गुना मीन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आती है। इफ द टर्म ऑफ द सीरीज आर इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, सर इधर बात हो रही है सम कांस्टेंट की और इधर बात हो रही है सेम कांस्टेंट की। किसी भी नंबर से अगर आप किसी भी सीरीज को इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हो, तो अर्थमेटिक मीन भी उसी इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा उसी सेम कांस्टेंट से जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करा था या डिक्रीज, डिक्रीज करा था। क्लियर है दोस्तों? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? ये आपको प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर, अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप हेडिंग डाल देना यहां पर एक्सप्लेनेशन, यहां पर लिख देना एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ठीक है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम में, वहां पर मैंने दे रखा है, करा भी दिया। अब सर क्वेश्चन कर ले, फिर प्रॉपर्टी बाद में आते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले एक क्वेश्चन बचा है वो भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 10, लास्ट क्वेश्चन है अभी जो होमवर्क मिला था उसका लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बस हम 10 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे फिर यहां तक। ठीक है दोस्तों, तो 10 तक हम अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट हो देता हूं, कुछ दिख भी नहीं रहा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहां 10 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, फिर आगे कंसेप्ट है। यहां तक कंसेप्ट मीन का, मीन क्लोज्ड, मीन का कंसेप्ट था दोस्तों, यहां पर मीन खत्म हो जाएगा। मीन ऑफ द सीरीज इज 50 टर्म, एन कितना है 50 टर्म, और एन टर्म का मीन कितना है 80। चलो भाई इतना लिख लेते हैं बातें। मीन ऑफ 80 टर्म, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, वही करेक्ट मीन आपको निकालना है। भूल तो नहीं गई कैसे निकालना है? नहीं सर भूले नहीं है, हमें पता है एन हमारे पास है 50 और एन का मीन जो दे रखा है वो 80 दे रखा है। तो सर पहले स्टेप तो हो सकता है इससे, स्टेप नंबर 1 इनकरेक्ट टोटल। इनकरेक्ट टोटल कैसे निकालेंगे दोस्तों? मीन मल्टीप्लाई बाय एन, मीन आपको दे रखा है 80 और एन दे रखा है 50,
दैट इज 4000, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट टोटल निकालना होता है। करेक्ट टोटल के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कितने नंबर गलत करे हैं, किस नंबर को क्या गलत कर लिया। तो बट आफ्टर इट वाज नोटेड दैट 3 नंबर 63, 47, 88 वर मिसरीड, गलत रीड कर लिया 36 तो गलत नंबर ये हो गए और सही नंबर ये हो गए। तो 63, 47 और 88 ऐड कर देंगे जो सही नंबर है। तो 4000 में 63, 48, 63, 48 और 88, 63, 47 और 88, सॉरी 63, 47 और 88 ऐड कर देंगे, माइनस गलत नंबर को माइनस करेंगे 36, 74 और 63, 36, 74 और 63। तो क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से करके दिखाएंगे। 4000 आपने करा ही होगा, चेक कर रहा हूं मैं एक बार। 4000 प्लस 63 प्लस 47 प्लस 88 माइनस 36 माइनस 74 और माइनस 63, दैट इज 4025। बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा आपका 4025। स्टेप नंबर 3, करेक्ट मीन। अब यहां पर आ जाएगा क्या दोस्तों, करेक्ट मीन। आपको सर लिखना है ये, ठीक है। 4000 क्या है, इनकरेक्ट टोटल, ये सारे क्या है, करेक्ट टोटल, और ये क्या है, इनकरेक्ट टोटल, इनकरेक्ट नंबर, ठीक है। तो करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, करेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय 50, एन डिवाइडेड बाय 50 दोस्तों, तो है 80.5। तो मीन आपके पास आया करेक्ट मीन 80.5। क्लियर है दोस्तों आपको ये सब। तो आपका जो होमवर्क था मैंने करा दिया, ठीक है। मैंने आपको जैसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं वैसे चल रहा हूं, मैं होमवर्क जो दिया है वो साफ करा रहा हूं, जो होमवर्क दिया है। और मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी चालू कराई आठवीं क्लास के अंदर, तो उस प्रॉपर्टी को अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब मैंने आपका होमवर्क कंप्लीट करा दिया है और मीन अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, बट कुछ प्रॉपर्टी रह गई है, उसके बाद एमसीक्यू करने हैं, तब जाकर मीन खत्म होगा। तो मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, उसके बाद मीन खत्म होगा दोस्तों। एमसीक्यू करना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू पेपर में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 और उसका एक्सप्लेनेशन यही देंगे सर साथ के साथ। लो दोस्तों लिखना जरा साथ साथ, द सम ऑफ द डेविएशन, द सम ऑफ द डेविएशन। सर डेविएशन क्या होता है, dx, याद आ रहा है dx निकालते थे हम मीन में, डेविएशन मींस dx ऑफ द टर्म, ऑफ द टर्म फ्रॉम द एक्चुअल मीन। कहां से निकालते थे ds, फ्रॉम द एक्चुअल मीन, फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। आंसर है 0। अगर हम dx का निकालने के बाद उसका सम करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है, पर dx जब निकालोगे वो हमेशा एक्चुअल मीन से निकालना सर। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने एक x दिया, x दिया, मैंने कहा दोस्तों x मेरे पे है 10, 20, 30 और 20 और 20, ये मेरे पे x है। अब अगर मैंने x दे रखा है आपको, तो क्या x से आप निकाल सकते हो क्या दोस्तों, मीन। तो सर मीन निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन। तो मीन एक्चुअल मीन, एक होता है एज्यूम मीन, जो हम खुद एज्यूम करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, पर वहां बात नहीं कर रहा, यहां बात दोस्तों एक्चुअल मीन की हो रही है, ध्यान समझना। अगर हम एक्चुअल मीन से dx निकालते हैं, अब dx निकालने का तरीका क्या था, dx निकालने का तरीका था इजिकल टू x माइनस a था। तो यहां पर a की जगह मैं कह रहा हूं मीन है, एक्चुअल मीन, तो उसका जो सम होगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आएगा, ऐसा कह रहा है ये। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कह रहा है। द सम ऑफ द dx ऑफ द टर्म फ्रॉम द एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन नहीं, फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। तो हमेशा उसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्चुअल मीन निकालना आता है आपको, हाँ जी बिल्कुल। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस 20, ये आ गया 5। यहां पर आपके पास 10, 20, 30, 20, 20 कितना हो गया, 100,
100 डिवाइड बाई 5, तो आपके पास मीन क्या आ गया, 20 आ गया मीन आपके पास। दोस्तों मैं हर चीज एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी हवा में नहीं बता रहा दोस्तों। अब जरा करना आप, हमने कहा मीन आपके पास एक्स कितना है 10 माइनस 20 दैट इज -10, 20 माइनस 20, 30 माइनस 20, 20 माइनस 20, 20 माइनस, सर आप तो क्वेश्चन रट के आए हो इसलिए आपने बता दिया हमें, ऐसे तो 0 आएगा ही, आप तो क्वेश्चन बनाया आपने। सर आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो और कुछ भी ले लेना सर, कोई भी एक्स ले लेना, कितने नंबर ले लेना, 5 लेना, 4, 10, 15 कुछ भी ले लेना, और उस एक्स का पहले मीन निकाल लेना और मीन से डीएक्स निकालना। सर एक्चुअल मीन से निकालोगे हमेशा गलत आएगा, मीन से डीएक्स जब निकालोगे तब हमेशा। डीएक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेरिवेटिव्स, ओ सॉरी डेविएशन। मीन का मतलब, डीएस का मतलब हो गया डेविएशन। तो 10 में से अगर 20 जाएंगे तो माइनस का 10 बचता है, 20 में से 20 गए 0, 30 में से 20 जाएंगे तो प्लस का 10 बचता है, 20 में से 20 गए 0, 20 में से 20 गए, और 10 प्लस माइनस 10 क्या आ गया दोस्तों। तो ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, बताना जरा, हमेशा 0 आएगा। अगर हमने एक्चुअल मीन से निकाला है दोस्तों तब आएगा 0, एक्चुअल मीन से निकाला है तो वो तो 0 नहीं आएगा, ऑलवेज 0। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई। तो अगर हम डेविएशन, डेविएशन मींस डीएक्स निकालते हैं उसका सम करते हैं, और डीएक्स जो निकाल रहे हैं वो एक्चुअल मीन से निकाल रहे हैं, तो हमेशा उसका क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। एक्सप्लेन करिए प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। अभी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, देखना सारी की सारी प्रॉपर्टी के एमसीक्यू होंगे, एक भी नहीं छूटेगी, ठीक है दोस्तों। करे, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इफ, इसको समझने लायक कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में समझने लायक कुछ नहीं है, बस आपको देखना, इफ वी हैव अर्थमेटिक मीन, इफ वी हैव, अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, इफ वी हैव अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम, एंड द नंबर ऑफ आइटम, अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन है और नंबर ऑफ आइटम, मतलब आपके पास मीन है और एन है, ऑफ किसका मीन और एम है, 2 और मोर ग्रुप, 2 और मोर ग्रुप। अगर आपके पास मीन है और एन है, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप के, देन वी कैन कैलकुलेट, कंबाइंड एवरेज ग्रुप, मतलब कंबाइंड मीन, देन वी कैलकुलेट कंबाइंड मीन, ये बोल लो, या इसको दूसरा नाम है कंबाइंड एवरेज ग्रुप, कंबाइंड एवरेज ऑफ ग्रुप। अगर आपके पास 2 ग्रुप है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाऊंगा क्या इसमें, सिंपल है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप है और उसमें मीन भी दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, और आपके पास नंबर ऑफ एन भी है, मैंने कहा एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है, इसमें आपको क्या दे रखा है दोस्तों, मैंने कहा मीन भी गिवन है, ये भी गिवन, और एन भी गिवन, ये भी गिवन। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमेशा क्या निकालोगे दोस्तों, ऑलवेज कैलकुलेट, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ऑलवेज कैलकुलेट कंबाइंड मीन, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ में आई, ऑलवेज कैलकुलेट कंबाइंड मीन। उतार लो दोस्तों, पॉज करके वीडियो को आराम से उतार लो, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई। सर कितनी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, पांचों प्रॉपर्टी पेपर में आएगी, पेपर मींस एमसीक्यू में आएगी, आपकी बुक में है। सर मैं आपको जब करा रहा हूं तो ऐसा कोर्स कराऊंगा दोस्तों, कुछ नहीं छूटेगा, और अगर जो मैंने छोड़ दिया तो आंख बंद करके आप भी छोड़ देना, इसको आने का भी नहीं है कभी जिंदगी में पेपर, वो यूजलेस है, ठीक है दोस्तों। बट बुक देखने को भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं इतना करा दूंगा जो कोई नहीं करा सकता आपको, फेस टू फेस में भी नहीं हो सकता है, इतना वीडियो क्लास में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। सर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखना क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर
सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। अच्छा अभी बताया था मैंने डेविएशन, dx of the item from arithmetic mean, is minimum that is less than the sum of the squared deviation, that is sum of the squared deviation of the item from any other value, सर क्या मतलब? मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगा, इसका मतलब आप सोचोगे सर मजा आ गया, मतलब क्वेश्चन 4 एग्जाम प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ ही नहीं पाओगे जब तक मैं आपको ढंग से एक्सप्लेनेशन देके समझाऊं। पर मैं इसको पहले सिंपल बना देता हूं। अगर आपने सम ऑफ द डेविएशन मींस dx ऑफ द आइटम फ्रॉम am से निकाला है, वो हमेशा कम होगी। कम मतलब ये कम होगा किससे? सम ऑफ डेविएशन मतलब dx जो निकालोगे ऑफ द आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल मीन से। अगर आप मीन को छोड़कर किसी और वैल्यू से डेविएशन करते हो और उसका स्क्वायर करते हो, सम ऑफ द स्क्वायर, सॉरी यहां पर स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर लिखना जरूरी है, स्क्वायर लिखना और यहां पर भी स्क्वायर लिखना। सर समझ नहीं आया, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया सर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने कोई एग्जांपल दिया था, इसे मैंने आपको एक्स बताया था 10 20 30 20 और 20 यही था। अच्छा एग्जाम्पल बताया था। अब मैंने कहा भाई dx निकालो विथ मीन, है ना, dx निकालो विथ मीन x माइनस मीन, और एक ds निकाल रहा हूं मैं, अब इसको मैं ds ले रहा हूं विथ एक्चुअल मीन से तो मैंने निकाल दिया, ये तो हो गया एक्चुअल मीन, और ये मतलब एज्यूम मीन से। एक एज्यूम मीन मतलब कोई भी अदर वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो यहां पर a से निकाला मैंने, a से निकाला। अब एज्यूम मीन में कुछ ही मान लूंगा, ठीक है। तो अगर आप ds निकाल रहे हो मीन से, तो मीन सर मैंने माना मीन आपके पास मैं कब निकाला था? अभी आपने निकाला था, मीन आया था आपके पास अभी 20 आया था मीन, एक्चुअल मीन आपके 20 आया था, और एज्यूम मीन मान लेता हूं 30 20 का, ये वाला मान लेता हूं, है ना 20 का, ठीक है। तो अब आपको निकालना आता है, ये बताना कैसे कैसे निकलेगा। अच्छा 20 में से 10 गया, ध्यान से ना, 10 में से 20 सॉरी 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10, 20 माइनस 20 दैट इज 0, 30 माइनस 20 दैट इज 10, और 20 माइनस 20 दैट इज 0, 20 माइनस 20 दैट इज 0। तो ये आया था, और ये हमेशा मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी क्या थी, हमेशा 0 आएगा ये, अगर आप एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब मैं a से निकालता हूं dx, अब a से निकालूंगा तो 10 में से 30 गए, कितना बचेगा? माइनस 20, लिख देता हूं साथ साथ माइनस 20। अब 20 में से 30 गए तो कितना बचेगा? माइनस 10। सर अब 30 में से 30 गए 0, 20 में से 30 गए माइनस 10, 20 में से 30 गए माइनस 10, और 20 में से 30 गए फिर दोबारा माइनस 10। सर ये रहा। अच्छा इसका सम टोटल नहीं आ रहा, देख रहे हो आप? सर आएगा ही नहीं टोटल, मैंने आपको कहा था एक्चुअल मीन से निकालोगे तभी टोटल आएगा, प्रॉपर्टी कहती है। अब अभी यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अब चालू हुआ है। कह रहा है जो आप dx निकालोगे उसका करना है स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर यहां कर रहा हूं और इसका स्क्वायर यहां कर रहा हूं। तो मैंने कहा ध्यान दोनों में एक्चुअल मीन का dx का स्क्वायर कर रहा हूं, तो dx का करूंगा स्क्वायर और ये वाले dx का करूंगा स्क्वायर। आप भी एरो बना देना कौन से dx का कौन सा स्क्वायर है। अच्छा 10 का स्क्वायर हो गया 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100,
और 0 का 0, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर? टोटल आ गया दोस्तों 200। अच्छा, अब इसका स्क्वायर कर देता हूँ। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0, 100 और 100। टोटल कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर टोटल आ गया फिर 500, 6, 700। अब आप देखो, क्या जो dx निकाला था, dx का स्क्वायर था किससे? एक्चुअल मीन से जो dx निकाला था, उसकी वैल्यू dx स्क्वायर किससे? एज्यूम मीन, या फिर कोई अनदर वैल्यू कुछ भी ले लेना आप। एज्यूम मीन, सिर्फ मीन मत लेना, या फिर इसको बोलो एनी अदर वैल्यू। वो हमेशा क्या होगी दोस्तों? मिनिमम होगी। प्रूफ चेक करो, ये आया दोस्तों, ये हमेशा छोटा होगा किससे? इससे। सर प्रूफ कर दिया मैंने आपका ये। सर क्लियर है या नहीं? सर समझ में आया या नहीं? बिल्कुल सर। अब मैं पढ़ना जा रहा, क्या लिखा था? सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये ऑफ द डीएक्स ऑफ द आइटम, कहां से? एम से निकाला था। वो छोटा होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिवीजन फॉर आइटम फ्रॉम एक्चुअल एनी अदर वैल्यू, इससे। क्लियर है या नहीं? स्टडी प्रॉपर्टी नंबर 4। सर ऐसे ही उतारना जैसे मैंने उतारा हुआ है। एक बार आप ये उतार लो वीडियो पॉज करके, और एक बार आप ये वाला फॉर्मेट उतार लो, और उसके बाद आप ये उतार लो, ठीक है? लो भाई, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी भी खत्म होती है। बहुत अच्छे से फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी खत्म कर दी हमने, उतार लीजिए आप। आओ सर सीखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी क्योंकि बुक में दे रखी है, मैं आपको समझा देता हूं। समझाने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर, थोड़ा बहुत आपको समझना ही पड़ेगा, एजम्पशन मानना पड़ेगा। कह रहा है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अर्थमेटिक मीन, standard error of arithmetic mean is less than that of any other measure of central tendency, any other measure of सेंट्रल टेंडेंसी। सर इसका मतलब ये है, स्टैंडर्ड एरर हुआ, अगर कोई गलती हुई किससे? ऑफ अर्थमेटिक मीन से, तो वो गलती हमेशा कम होगी उस गलती से, उस एरर से, स्टैंडर्ड एरर से जो कि मेजर करा जा रहा है ऑफ, चाहे वो हार्मोनिक मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो। अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है एम से, तो वो गलती, आपने एम से कुछ सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकाला, मान लो अर्थमेटिक मीन आया 10 और वो गलत आ गया, और अगर आप एचएम से या ज्योमेट्रिक मीन से या मीडियन से, मोड से अगर अर्थमेटिक एवरेज निकाल रहे हो, मतलब वो सिंगल सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सिंगल वैल्यू, अगर एएम से सिंगल वैल्यू निकाल रहे हो, और एचएम, जीएम, मीडियन या मोड, ये क्या है? अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 1 2 3 एएम था, जीएम था, एचएम था, 3 ये थे, मीन मीडियम 5 ही तो थे हमारे पास, मैंने आपको चार्ट बनवाया था। 3 मैथमेटिकल मेजर और 1 पोजिशनल मेजर, 2 पोजिशनल मेजर, तो 5 थे। अगर एएम से जो गलती हो जाती है, अर्थमेटिक मीन्स अगर कोई स्टैंडर्ड एरर आता है और हमने किसी और से सिंगल वैल्यू निकाली, सेंट्रल टेंडेंसी निकाला किसी और अदर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी से, एचएम, जीएम, मीडियन या मोड से, तो वो गलती इससे छोटी होगी। तो इसलिए हमने कहा कि अर्थमेटिक मीन सबसे अच्छा तरीका है, अगर गलती हो जाती है तो उससे कम गलती होगी। सर यही पॉइंट इसका कहता है, इसे समझाने लायक कुछ है कि मैं आपको उस पर की तरह एग्जांपल दूं। बस ये है कि अगर अर्थमेटिक मीन से कोई गलती आ जाए तो वो गलती हमेशा कम होगी किससे? अगर आपने कोई सिंगल वैल्यू निकाली है, एरर हुआ है, एएम एचएम से निकाला है, जीएम निकाला है, मीडियन मोड से आपने कोई सिंगल वैल्यू निकाली है, अगर उसमें गलती आती है या एएम से जो निकाल रहे हो उससे गलती आएगी, वो तो हमेशा एएम वाला कम होगा। तो कम जो होगा वो बेस्ट है। गलती होगी ठीक है, तो जो कम होगी वो गलती बेस्ट होगी ना सर, ज्यादा गलती सही नहीं है। तो ये एग्जांपल नंबर 5 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5। सर प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार आपको विश्वास दिलाने के लिए कि सर हमने ये प्रॉपर्टी पूरी खत्म कर दी है। आपको जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था वो पूरी खत्म कर दी है। अब हमारा काम क्या रहेगा? एमसीक्यू को कंप्लीट करना।
आप देखना मैं एक एक एमसीक्यू कैसे कराता हूं आपको। लो दोस्तों, ये आपके पास एग्जाम्पल है, यहीं रहो देखते रहो। सर आओ मैं शुरू से दिखाता हूं आपको, फिर आप कहोगे सर सिलेबस तो नहीं छोड़ दिया हमारा। याद है ये चीज, पोजिशनल मेजर और मैथमेटिकल मेजर। अभी हमने क्या उठाया था, सिर्फ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब हमें क्या उठाएंगे इसके बाद, ज्योमेट्रिक, फिर हार्मोनिक, फिर मीडियन, फिर मोड करेंगे। ऐसा हमारा शेड्यूल चलेगा। इसके बाद जब खत्म हो गया मीन, इसके बाद एमसीक्यू करने के बाद इस क्लास के अंदर एमसीक्यू अभी और करेंगे सारे के सारे मीन के, और फिर अगली क्लास से हम ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल मेजर पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर पोजिशनल मेजर पे जाएंगे। अर्थमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया है, मैं दिखा देता हूं। अर्थमेटिक मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, जिसके अंदर 3 मेथड थे, डिमांड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। अच्छे समझा दिया था मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर। फिर डिस्क्रीट सीरीज था, उसके अंदर डिमांड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड, ये भी समझा दिया था। कंटीन्यूअस सीरीज में क्या था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड हो गया। कंबाइंड मीन निकालना समझाया था मैंने आपको, डी पार्ट। इसके बाद बताओ डिटरमाइन टू करेक्ट मीन निकालना सिखाया था मैंने। ये देखो ऐसे दे रखा है, आपको समझ में आ रहा है ऐसे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इसके बाद मैंने वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाया था, खत्म हो गया यहाँ पर एफ से। इसके बाद एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपको, एग्जाम्पल 2 मैंने कराया, होमवर्क में दिया था, कर लिया आपने। 3 भी मैंने कराया, 4 भी आपने कर लिया, जब मैंने होमवर्क में दिया था कर लिया होगा आपने, बहुत सिंपल है। और 5 भी मैंने करा दिया था, ये तो मैं नहीं करा था। इसके बाद क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी, देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 चेक कर लो। इधर सम ऑफ द डिवीजन इज एक्चुअल मीन हमेशा 0 होगा, करा दिया। लेस देन होगा, स्क्वायर ऑफ द डिवीजन अभी कराया। इफ द अरिथमेटिक मीन इज द नंबर ऑफ 2 और मोर, तो हम कम निकालेंगे, कंबाइंड निकाल देंगे। अगर सीरीज इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो ये भी हो जाएगा लास्ट में। स्टैंडर्ड एरर अरिथमेटिक मीन इज लेस देन द अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चेक करो दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन चालू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो लॉग आ रहा है, अगर आपने मैथ में लॉग नहीं पढ़ा तो अब लॉग पढ़ लेना पहले मैथ का, ठीक है। मैथमेटिक्स का लॉग पढ़ लेना, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है दोस्तों, यूट्यूब पे जाओ, दीपक क्लासेस चैनल में मैथमेटिक्स का लॉगरिथमिक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जाकर ये वीडियो देखना अब ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। क्योंकि लॉग समझ नहीं आएगा जब तक आपने मैथमेटिक्स का लॉग नहीं पढ़ा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन देखो पूरा वही चीज है सर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है आपको। फिर हार्मोनिक मीन में चालू हो गया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटीन्यूअस सीरीज, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एचएम। फिर ये एक नया कांसेप्ट है यहाँ पर, रिलेशन अमंग द कंबाइंड ज्योमेट्रिक हार्मोनी में। फिर आगे मीन, मीडियन, अदर पोजीशन, यहां से हम चालू करेंगे मीडियन। तो अभी और क्लासेस लगने वाली है, बट अभी के लिए अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, अब करेंगे एमसीक्यू। एक एक एमसीक्यू पकड़ते हैं, अब करते जाते हैं क्योंकि मीन खत्म। ऐसे ही करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे मीन का, उसके बाद सारे एमसीक्यू मीन के कर लेंगे। अब जो पढ़ा हमने आएगा नहीं आएगा, आ जाओ सर दोस्तों आ जाओ। पहले 3 शायद मैंने करा दिए थे, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द एवरेज ऑफ डैश, सिंगल वैल्यू था, फर्स्ट था इसका ऑर्डर। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ट्राई टू एस्टिमेट अ सेंट्रल वैल्यू। द मोस्ट कम्युनिटी मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीन निकालना भी मैंने आपको समझाया भी, सबसे अच्छा क्योंकि वो कम एरर दिखाएगा। अगर गलती दोनों में हो गई तो उसकी गलती कम होगी, उससे एक प्रॉपर्टी कहती है, उस हिसाब से ये क्या रहेगा, तीसरा। The algebraic sum of the deviation of a set, मतलब item of the observation of from their mean। अगर am से हम dx निकालते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा आई प्रॉपर्टी। सर इसलिए कहता हूं जब आप अच्छे से पढ़ोगे, फेस टू फेस में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा सर आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सर कहेंगे पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, इतना कर लोगे आप भी, कहूंगा हाँ ठीक है सर। If there are 3 observation, 1 2 3, the sum of the deviation observation of their am से इसका लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आना है। और मैं दिखा भी देता हूं आपको यहां पर करके। अच्छा सबसे पहले आप कॉपी लो क्वेश्चन वाली, चलो जल्दी पकड़ो आप कॉपी। पहले का आंसर स्टार्ट लिखो, हेडिंग डालो एमसीक्यू, स्टार्ट करें हैं, हेडिंग डालो एमसीक्यू। पहले का आंसर लिखो फर्स्ट, दूसरे का आंसर लिखो सेंट्रल वैल्यू, लिखो। सर ये तो बुक में भी लिख देंगे, ना बुक में नहीं लिखना। तीसरे का आंसर लिखो मीन, समझाया मैंने मीन। फिर चौथे का आंसर लिखो 0, चौथे का आंसर लिखो सर 0। प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी भी लिख देना आगे। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, नहीं पहली नहीं दूसरी कराई थी, दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2 में मेरी तरफ से। अब 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करना 5वां क्वेश्चन मैं क्वेश्चन शीट में ले लेता हूं सर आपको। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू का, आपको ऐसे उतारना है लाइन बारी से, जैसे मैंने कहा। हाँ जी, मुझे बताओगे आप सर मैंने कितना करा दिया कितना नहीं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। एमसीक्यू देखो पहला दूसरा तीसरा हो गया हमारा,
एमसीक्यू हो गया पहला, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और कौन सी चल रहा था अभी ये, चौथा कर लिया 0 आएगा, और पांचवा कर लेते वो भी आंसर 0 ही आना है, क्योंकि भैया फिर बात वही कर रहा है वो भी। आ जाओ दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देख तो एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया हमने। एमसीक्यू में फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, और फिफ्थ कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ एक्स क्या दे रखे हैं। एक्स दे रखा है सर 15, 20 और 25। एक्स दे रखा है 15, 20 और 25, 15, 20 और 25, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dx। और कैसे निकलेगा dx, x माइनस मीन। और मीन कैसे कैलकुलेट होगा, मीन इज इक्वल टू 15 प्लस 20 और प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 20, क्योंकि टोटल आएगा 60। 20 में से क्या आएगा तो -5 बचेगा, 20 में से 0 बच जाएगा, 20 में से प्लस 5 बचेगा, तो क्या आएगा दोस्तों 0। आंसर क्या है 0। टिक लगा दिया दोस्तों, पांचों खत्म। छठा सुना ध्यान से, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेरिवेशन इज वेरिएबल डैश व्हेन टेकन अबाउट मीन। जब हम एम से लेंगे, एम से जब हम डेविएशन निकालेंगे, डीएस निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्रॉपर्टी याद है 3, उसका स्क्वायर करेंगे, वो हमेशा क्या होगा मिनिमम होगा। किससे, एनी अदर से। अगर एज्यूम मीन से आपने निकाला है डीएक्स और उसका स्क्वायर से, क्लियर है या नहीं है। अच्छा, पूल्ड मीन इज ऑल्सो गॉड, समझाना है ये पूल्ड मीन आपको समझाना है। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, पांचवा हो गया, छठा, सिक्स्थ कंप्लीट हो गया, सेवंथ पेंडिंग है, ठीक है। 8 मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर क्या है पहले वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं। लेट द फर्स्ट प्राइम नंबर, लेट द फर्स्ट प्राइम नंबर बी, बताओ एक प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर चालू होते हैं 2 से। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9। दोस्तों 9 नहीं होता प्राइम नंबर, 9 तो 3 के टेबल से जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपनी टेबल से जाते हैं दोस्तों। 11, 9 के तो 3 की टेबल से जाएगा, 9 से भी जाएगा, तो 9 अपनी टेबल से तो जा रहा है, साथ में 3 की टेबल से भी जा रहा है। 2 अपनी टेबल से जाएगा, 3 अपनी टेबल से, 5 अपनी टेबल से, 7 अपनी टेबल से, 11 आगे भी बहुत सारे होते हैं, बट हमने कहा सिर्फ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब इसका निकालेंगे मीन, कैसे निकाले दोस्तों बताओ। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाय 5 करना जरा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 28 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5.6 मीन आया। चेक करते हैं आंसर है या नहीं है दोस्तों, 5.6। सर इसका मीन निकाल लोगे क्या, कर ले इसको यहीं पर। सर 25 + 32 + 43 + 53 + 62 + 59 + 48 + 31 + 24 + 33 410। इसका जो टोटल आया 410। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो कितना आया 41। सिंपल 9 हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द एम ऑफ द एम निकालना, ध्यान सुनना सर, एम क्या है 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 है, 6 नंबर है। तो एम 6, एम आपको गिवन है 6, कह रहा था एम ऑफ द दिस इज 6, मतलब एम गिवन है, तो एम कैसे निकालते हैं ऑटोमेटिक 1 + 3 + 5 + 6 + x और +10 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 को इधर भेज दिया, इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है यहाँ पर, करते हैं जल्दी से। 5 + 6 + 1 + 10, 5 + 6 + 1 + 10 + 3 25x, तो यार 25x और 6 को था उधर भेज दिया तो आएगा 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 36 डिवाइडेड बाय 25, तो 36 डिवाइडेड बाय 25 1.44। एक मिनट कहीं गलती कर दी हमने, 1356 x और 10 1356 1 + 3 + 5 + 6 + 10
अच्छा नीचे डिवाइड बाय, ठीक है am। सर x की वैल्यू क्या आ गई? सही है सर, बिल्कुल सही करा है। 25 36 डिवाइड बाय 25 दैट इज 1.44। 1.44 होगा x और यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, नन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये भी कर लोगे। आई कह रहा मीन ऑफ द हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज इतना। 8 स्टूडेंट की हाइट मीन है ये रहा। तो आपके पास n आपको दे रखा है 8 और मीन आपको दे रखा है 152। ठीक है, मीन आपको दे रखा है। कह रहा 2 मोर स्टूडेंट फॉर 143 आर जॉइन द ग्रुप, न्यू मीन हाइट इज इक्वल टू। 2 स्टूडेंट ने और ज्वाइन करा है ग्रुप, जो 2 स्टूडेंट है तो 10 हो गए। अगर 2 स्टूडेंट ने ज्वाइन करा तो अब इन n कितना हो गया 10 और मीन कितना आ रहा था, तो मुझे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले ध्यान दे, इधर ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दो। गिवन क्या है? गिवन है आपको n, टोटल 8 स्टूडेंट है और मेरे को मीन दे रखा है 152 आई थिंक। ठीक है दोस्तों 152। नाउ पहले बताओ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ 8 आइटम डिवाइडेड बाय n। तो मीन आपको दे रखा है 152। ये आ जाएगा सम सिग्मा x आ जाएगा, सम ऑफ x 8 आइटम का x और n कितना आ जाएगा, n आपके पास 8 है। हाँ तो 152 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आया टोटल, टोटल सम ऑफ 8 टर्म आ गया। सम ऑफ 8 टर्म कितना आ गया? सम ऑफ 8 टर्म आया 1216। समझ में आया कैसे निकाला हमने दोस्तों? ये 8 को 152 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ 8 टर्म आ गया। अब 2 नंबर और जोड़ दिए मैंने यहाँ पर, तो सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा? सम ऑफ 10 टर्म, सर मीन में नहीं जोड़ने उसको, मीन तो एवरेज होता है दोस्तों, सम में जोड़ने। तो सम हमने 8 टर्म का सम निकाल लिया सर, 1216 आता है और 2 टर्म का सम और 2 जन ज्वाइन हुए तो 143 और 156 सेंटीमीटर। तो 146 प्लस 156 तो सम ऑफ 10 देख लेते हैं कितना है, 1216 प्लस 146 प्लस 156, 146 और 143 है, 143 और 146 है तो आया 1515 15। ठीक है, तो अब मेरा मीन निकाल सकता हूं, तो न्यू मीन कितना होगा, तो सम ऑफ 10 टर्म डिवाइडेड बाय n। अब n मेरे 10 हो गए दोस्तों। अब 10 नंबर 1515 हो गया डिवाइडेड बाय 10 तो यह है 15.5, 15 है आंसर। ज्वाइन द न्यू ग्रुप, न्यू मीन हाइट इज इक्वल टू, कहीं गलती कर दी, अच्छा 151.5, सॉरी सर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया उसको, 151.5 ये है मीन। अब आया आंसर, ये लो सर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक चीज सर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है दोस्तों, यहां पर मैंने गलती कर दी सर, ये नन ऑफ द अबव नहीं होगा, यहां पर ध्यान से ठीक कर लीजिए आप, यहाँ 25 प्लस एक्स होना था, गलती मैंने 25 एक्स कर दिया दोस्तों, इधर मिस्टेक होगी, जरा ध्यान देखना। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एस को जल्दीबाजी में, तो मैंने कहा यहाँ 25 इन सबको कांस्टेंट नंबर को जोड़कर 25 और मैंने एक्स जो पहले से था डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 6 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई 36 मल्टीप्लाई बाय 25 और x इज इक्वल टू 11। सो सही कर लेना दोस्तों इसको, मुझे पता है आपने उसी वक्त ठीक कर लिया होगा, आप मेरे को बता नहीं पा रहे होंगे सर आपने ये गलती कर दी, बट अब मैंने ठीक कर दिया सर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने आपको पहले ही बोला, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप खुद सॉल्व कर लीजिए, बताने का जरूरत नहीं है। अगर कंसेप्टली मिस्टेक है तो आप मुझे जरूर मैसेज करके बताएं, मैं उसको ठीक करूंगा सर वहां जाके। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको 13 होमवर्क करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा टाइम वेस्टिंग होगा। 350 से 369, तो अब आपको करता है 350 से 369 और यहाँ पर 370 है और 389, तो क्या आप इसका मीन नहीं निकाल सकते? एम सिंपल सीरीज में निकाल देना, डायरेक्ट मेथड से निकाल देना, हमें तो आंसर चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको ठीक करेंगे दोस्तों, फिर से निकालेंगे एम मिड वैल्यू, और वैसे भी मिड वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे 350.5 माइनस 369.5, अब इसका एवरेज ले लेंगे 350.5 माइनस प्लस 369.5 डिवाइडेड बाय 2,
दैट इज 360। 360 इसका एवरेज आया, मीन आया, तो इसका मीन आया 360, इसका मीन आया 370, 380, इसका 390, 390 नहीं 400, सॉरी 400, 20 ऐड हो रहा है सबमें, 420, 440, 460 और 480। अब m आ गया, m को f से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको f मल्टीप्लाई करके इसको करने के बाद इसका सम करना और सम को डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5 6 7, इन सबका ऐड करना और से डिवाइड कर देना, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर कर लोगे ये क्वेश्चन? इफ ईच, पहला क्वेश्चन देखिए सर, इफ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 15, अगर हर एक आइटम को 15 से रिड्यूस कर देंगे तो एम भी 15 से, प्रॉपर्टी कराई ना आपको मैंने, अगर हर एक आइटम को 15 से रिड्यूस करेंगे तो एम भी उसी कांस्टेंट नंबर से रिड्यूस हो जाएगा। अब तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आओ सर, तो क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स मॉडल आपको 44, फ्रॉम फ्लोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ए मॉडल मार्क्स ऑफ 44। तो मार्क्स आपको दे रखे हैं दोस्तों, 0 पॉइंट नहीं है, 0 से 20 है ये, ठीक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है। और हमारे पास टोटल, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैं बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा आपको और उसके बाद आपको होमवर्क में दूंगा कुछ क्वेश्चन, वो आपको खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में समझा देता हूं आपको। मार्क्स आपको दे रखे 100 तक, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, सॉरी 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है। और आपके पास क्या आम यहां से एम निकाल सकते हो, एम ये होगा 10, 30, 50, 70 और 90, एम आ गया। क्या फ्रीक्वेंसी आपको पता है? हाँ सर फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है? 5, 18, मुझे नहीं पता, एक्स मान लूंगा इसको, 5, 18, एक्स, 12 और 5, 12 और 5, जो नहीं पता उसको एक्स। अब इसका सर टोटल बताना मुझे। सर 5, अब टोटल में मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे मैंने अभी गलती करी थी थोड़ी बार, 5 प्लस 18 प्लस 12 और प्लस 5 दैट इज 40, तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा दोस्तों इसका टोटल 40 प्लस, याद आ रहा है बचपन में आपने करे थे ऐसे क्वेश्चन। तो अब मुझे निकालना है एफएम का टोटल करना है। मेरा मीन कैसे निकलता है? मीन निकलता है सिग्मा एफएम, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ तो आ गया। और मीन मुझे पता है दोस्तों, ये देखो मॉडल मार्क्स ऑन एन एवरेज 44 है आपको पास, तो मीन गिवन होगा तभी तो निकाल पाऊंगा इसकी वैल्यू 44, ठीक है सर। पहले तो मैं वो निकाल लेता हूं दोस्तों, सबसे पहले एफएम, ये आएगा 50, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 18, ये आ गया 540, अच्छा 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये हो गया 50x, अच्छा 70 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया 840 और 90 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 450। अब प्लस में आपका 50x तो चलेगा ही, क्योंकि ये इसको जोड़ नहीं सकते, x की वैल्यू है 50 प्लस 450 प्लस 840 प्लस 450 दैट इज 1880 और प्लस 50x, ठीक है। अब सॉल्व करना आता है आपको, जल्दी से करके दिखाएंगे। 1880 प्लस 50x डिवाइडेड बाय 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों यहां पर हम, तो हो गया 44 इज इक्वल टू 40 प्लस x, 1880 प्लस 50x, तो 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 1760 प्लस 44 को x के बाद जाएगा तो 44x हो जाएगा, 1880 प्लस 50x हो जाएगा। x को भेज देता हूं उधर, तो 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 1760। दोस्तों तो ध्यान से देखें, थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर ये हुई है सर, क्वेश्चन को हमने नीचे नहीं पढ़ा ढंग से पूरा, एक बार जल्दी से थोड़ा ये क्वेश्चन कर लिया, ढंग से नहीं देखा। व्हाट विल बी द मीन निकालना है आपको, तो सर ये मीन नहीं है, फिर सर ये है टोटल नंबर स्टूडेंट। मॉडल मार्क्स का मतलब इधर काटो, देखो डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टोटल स्टूडेंट,
इज इक्वल टू 44। टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं 44। अब तो ये एक्स के बिना ही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं सही करता हूं, पर मुझे ज्यादा रिफ नहीं करना, एक इसको करना है और एक्स नहीं है, ठीक है। आपको पता है टोटल स्टूडेंट 44 है और इन सब का टोटल आ रहा था 40, तो यहां कितना होगा सर 4 होगा। आगे समझ में, यहां क्या हो जाएगा 5 4 20 200 हो जाएगा। सर समझ में आ रहा है आपको? अगर टोटल हमारे स्टूडेंट आपके पास 44 है सर, नीचे मॉडल मास, यहां पर मॉडल मास काट के आप लिख दो टोटल स्टूडेंट 44 है, और 44 अगर टोटल स्टूडेंट है तो ये बैलेंस फिगर से आ जाएगा, बचा कुचा यही होंगे स्टूडेंट। तो अगर मैंने कहा 5 18 और 12 और 5 को मिलाकर 40 स्टूडेंट होते हैं, तो बच्चे कुछ क्या 4 स्टूडेंट, और 4 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो सर इसको प्लस कर लेते हैं, 50 प्लस 540 प्लस 200 प्लस 840 और प्लस 450, दैट इज 2080 2080। सर अब 2080, अब तो ये करने की जरूरत ही नहीं है सर, वो ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं है, जैसे हमने एक्स सोचा था वैसे नहीं है। अब डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा ये बैलेंस फिगर वाले आपको टोटल स्टूडेंट बता देगा, आप मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ध्यान सुनना सर, ये आपको दे रखा है मीन आपको निकालना ही है, दे रखा है 2080 डिवाइडेड बाई 44 कर लेते हैं। 2080 डिवाइड बाई 44, 2080 डिवाइड बाई 44। दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 47.2727 करके। तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इसको अप्रोक्सीमेटली 48 मान लिया, बढ़ा दिया है, और आंसर दे दिया आपके पास 48। ठीक है, तो क्वेश्चन ही इंस्टीट्यूट ने गलत बनाया है, यहाँ पर 44 आएगा नहीं। सोचो आप 2080 तो टोटल आया, अगर मीन आपके पास, मीन आपके, अगर मैं कहता हूं कि एन मुझे नहीं पता, मुझे टोटल स्टूडेंट नहीं पता, मान लेते हैं 44 नहीं है टोटल स्टूडेंट, और मीन कह रहा है कि आपका 48 है, तो सर 48 इज इक्वल टू 2080 डिवाइड बाई एन। तो एन कितना आ सकता है 2080 डिवाइड बाई 48, तो ये बन रहा है 43.3333। तो 43.33 का भी स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इसको 43 को बना लिया 44, पर यहाँ आंसर देना भूल गए ढंग से, तो इस आंसर को काट कर यहाँ पर लिखो 47.2727। दोस्तों ये इधर राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी करते हैं दोस्तों, आज क्वेश्चन खत्म करना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना आप, 16 आप खुद करके लाओगे घर से, मैंने 2 होमवर्क में दिया था। एवरेज स्कोर 50 स्टूडेंट, इतने मीन है, लेटर वाइज इतना फाउंड, इतने से इतना इंस्टीट्यूट। भाई ये देखो, ये है करेक्ट, ये है करेक्ट, लिख लो आप, और ये है इनकरेक्ट। भाई इतना मानना था, इतना मान लिया, तो कर लोगे सर, ये नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर, आगे मैं बता रहा हूँ। इफ द वेरिएबल एज्यूम 1 2 3 4 व्हाट द फ्रीक्वेंसी वाज दिस, व्हाट इज द एएम। कह रहा है जी अगर x से 1 2 3 4 5 है और फ्रीक्वेंसी भी अगर 1 2 3 4 5 है, तो एएम बता दो कितना है। तो मैंने कहा x अगर 1 2 3 4 5 है और फ्रीक्वेंसी भी है 1 2 3 4 5, सर fx निकाल लेंगे यहाँ से, 1 2 दूनी 4 3 9 4 16 और 5 25, टोटल कर देंगे इसका। तो सर 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 और प्लस 1 55, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट इज 15। तो 55 डिवाइड बाई 15, 55 डिवाइड बाई 15, 3.666 कहाँ है? 355 डिवाइड बाई 15, यहीं पर देखो, चेक करो। इफ द वेरिएबल एज्यूम द वैल्यू ऑफ x 1 2 3, सर ये डैट डैश के साथ 4 ही हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर है सर हमारा। तो हमने कहा मीन कैसे निकालेंगे, 55 डिवाइड बाई 15, 5 1 5 3 15 और 5 11 55, तो आंसर है 11/3, दैट इज 3.66, ए इज द राइट आंसर। कह रहा y आपको दे रखा है और मीन आपको बता, देन द वैल्यू ऑफ y की मीन, y मीन मतलब ये y मीन क्या है, दूसरी सीरीज है, और ये x मीन आपको दे रखा है, तो निकाल सकते हो ये, और ये आपको गिवन है, ये मीन है। ध्यान से कर लो, सोल्व कर लेता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 सर आपको फॉर्मूला के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, खुद भी कर सकते हो आप, पर मैं फिर भी कराऊंगा। y आपके पास 5 मीन माइनस 20, तो y आपके पास कितना है दोस्तों, y आपके पास, और अगर x मीन आपको गिवन है 30। लो अब वैल्यू तो पुट करनी है नाउ, ये तो खुद भी कर लेते, 5 इंटू 30 माइनस 30 माइनस 20, तो y मीन इज इक्वल टू 5 3 15 150 माइनस 20 इक्वल टू 130, आंसर। ठीक है, अच्छा कंबाइंड मीन निकाल सकते हो। द मीन सैलरी ऑफ द ग्रुप 40 फीमेल वर्कर है, 40 फीमेल वर्कर, ये दे रखा है n1,
और दे रखा है मीन 1, दैट ग्रुप ऑफ 60 मेल, ये N2 और ये मीन 2। लो भाई कंबाइंड सैलरी निकाल लेना होमवर्क में। 19 पर पहुंच गए दोस्तों हम कंबाइंड होमवर्क में सर। परसेंटेज ऑफ स्किल वर्कर, याद है मैंने कराया था कंबाइंड सैलरी, इस बार आपको दे रखी है स्किल वर्कर का परसेंटेज होमवर्क में सर। ठीक है, ये करा दूं मैं। देखो एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप अनस्किल्ड वर्कर सैलरी है, ये अमाउंट में दे रखा है, तो एवरेज है मीन 1 फॉर अ ग्रुप, और स्किल वर्कर का है मीन 2 स्किल वर्कर को, और कंबाइंड सैलरी आपको दे रखा है 12,000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर? आपको दे रखा है सर कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं x1 to n1 x1 प्लस n2 x2। आधा अधूरा क्वेश्चन है दोस्तों ये। कंबाइंड दे रखा है 12,000 रुपए, कंबाइंड दे रखा है 12,000 रुपए। n1 मुझे पता नहीं है कितने स्किल वर्कर है, ये नहीं पता दोस्तों मुझे, और मुझे दे रखा है सैलरी, तो 10,000 n1 हो जाएगा। और यहां पर मुझे ये दे रखा है स्किल वर्कर का 15,000 n2 हो जाएगा, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो उधर भेज दिया, तो ये 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 इज इक्वल टू 10,000 n1 प्लस 15,000 n2। सब 12 में से 10 गए तो 12 n1 और n1 को इकट्ठा माइनस कर दिया तो कितना हो गया 12,000 n1 माइनस 10,000 n1 इज इक्वल टू 15,000 n2 माइनस 12,000 n2। सर अब कितना हो जाएगा 2,000 n1 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये कितना है 3,000 n2 हो जाएगा। तो सर अब मुझे बता रहा हूं कि n1 उठाकर n2 को नीचे ले आया तो 3,000 ऊपर रह गया और 2,000 नीचे रह गया, तो एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो n1 अपॉन n2 3/2। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं। तो सर देख लेते हैं 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज, दैट इज 150%, 15%। एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, अभी ढंग से ऐसे नहीं होगा, मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन। मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं आपको, ये क्वेश्चन ऐसे मत करो, 21 होमवर्क में नहीं है, मैं अभी करा रहा हूं 21 क्वेश्चन आपको। ठीक है, आपको जो होमवर्क है वो 22 क्वेश्चन है। आप पहले होमवर्क सुन लो अच्छे से, होमवर्क लिखो कॉपी के अंदर। होमवर्क जो आपको करना है शुरू से, पहला 1 से लेकर 1 to 22 MCQ पूरे करने हैं, और दूसरा होमवर्क ये तो MCQ है, और 1 to 10 क्वेश्चन पूरे करने हैं, ये दूसरा होमवर्क है। तो 2 होमवर्क आपको दे रखे आज की क्लास में। 22 क्वेश्चन तक आपको करना है, 21 नहीं करना, और जो बीच में क्वेश्चन और गया था कौन सा था वो, ये वाला 15 नहीं करना। तो जो होमवर्क है वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अभी 22 क्वेश्चन वाला। तो होमवर्क आज का सर वो लिख लो, पहले आप होमवर्क लिख लो, छूट ना जाए मेरे से। 1 to 22 क्वेश्चन होमवर्क में MCQ, और 1 to 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब एक्सरसाइज प्रॉब्लम का करना है 1 से 10, जो मेन क्या है। ये आपका होमवर्क है जिसमें आपको 15वां और 21वां क्वेश्चन नहीं करना MCQ का। सर क्वेश्चन नंबर 21 में करा रहा हूं आपको, छोड़ो जो करा था अभी उसको भूल जाओ। आप ये देखो सिंपली 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको छोड़ो, मैं आपको बहुत अच्छे से कराता हूं। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर की जो एवरेज सैलरी उसको मैंने 10,000 माना, मतलब 10,000 गिवन है। लेट द एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, जो कि मैंने मीन 1 मान लिया, 10,000 मुझे गिवन है। सेम एज इट इज एवरेज सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर, इसको मैंने मीन 2 माना, और वो मुझे दे रखी है 15,000। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया इसको सोचने में। 15,000 दे रखी है स्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी, और कंबाइंड सैलरी दे रखी है दोनों की।
कंबाइंड सैलरी दे रखी है मीन 1 2 दैट इज 12,000 कंबाइंड दे रखा मुझे पहले से। अब वो कंबाइंड सैलरी मुझे पहले से दे रखी है दोस्तों। अब सबसे पहले तो मैं ये लेट करूंगा कि नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, लेट द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, मैंने कहा N1 है, मुझे नहीं पता कितने हैं, N1 है। नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अगर स्किल्ड वाले को X1 माना था ना, स्किल अच्छा सॉरी ध्यान देना, मैंने अनस्किल्ड वाले को X1 माना है तो ये N1 है और ये N2 है। सर स्किल्ड वाले को X2 माना है तो इसको भी स्किल्स के X2 मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्किल्ड वाले को X2 माना करके मीन 2 वाले माना है तो इसके स्किल्ड वर्कर को भी N2 मानना पड़ेगा, है ना। नाउ आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, पर उससे पहले मुझे बताओ क्या अनस्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर दोनों आपस में 100% के बराबर नहीं होंगे क्या यार। अनस्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर आपस में 100% भी तो होंगे भाई, जितने वर्कर है सब अपने आप में 100% है या नहीं। तो मैंने कहा अगर मेरा अनस्किल 100% है, ये क्या है, ये है अनस्किल, और ये क्या है सर N2 स्किल्ड। N2 को स्किल्ड माना था, हाँ जी, और N को तो आपस में किसके बराबर है, 100 के बराबर। भाई स्किल्ड हो या अनस्किल्ड 100% होगा, 100% माना है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज ही निकालना है। अब ध्यान सुनना सर, अब मैं क्वेश्चन करता हूं पर बीच में थोड़ी यहां पर जगह छोड़ना, मुझे इससे कुछ निकालना है। नाउ यहां से क्वेश्चन करना है कंबाइन मीन 1 2 N1 X1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहां तक ठीक है दोस्तों। अच्छा ये आपके पास 12,000 ये आपको गिवन था। N1 मुझे नहीं पता, N1 X2 मुझे पता है 10,000 है, X1 10,000 है, N2 मुझे नहीं पता, X2 मुझे पता है 12,000 और 15,000, ठीक है। और ये मेरा क्या आ गया N1 प्लस N2, यहां तो आएगा 100% नहीं आएगा तो नंबर आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना दोस्तों, ध्यान सुने, मैंने N1 N2 को तो भेजा था 12,000 एक बार N1 हो गया और एक बार 12,000 N2 हो गया। सेम ऐसे ये हो गया 10,000 N1 और यह हो गया 15,000 N2। सर अब मैंने N1 वाले इकट्ठे लिया है तो 12,000 N1 में माइनस कर देंगे 10,000 N1 और 15,000 N2 में माइनस कर देंगे दोस्तों 12,000 N2। तो ये हो जाएगा 2,000 N1 और ये हो जाएगा 3,000 N2, ठीक है दोस्तों यहां तक। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया 2N1, ये हो गया 3N2। अब सर ध्यान समझना, अब मैंने यहां से किसकी वैल्यू निकाली, N2 की, तो मैंने N2 की वैल्यू निकाली तो N2 हो गया 100 माइनस N1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और ये इक्वेशन N2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई, N2 की वैल्यू है 100 माइनस N2 इज इक्वल टू 3N2। 2 को 100 के बाद 100 और 2 को N2 के बाद हो गया 2N2 हो गया इज इक्वल टू 3N2 से हो गया 200 और 3N2 में माइनस कर देंगे प्लस हो जाएगा ये 2N2 और 200 इज इक्वल टू 5N2। और क्योंकि ये 200 परसेंटेज में लिया था, 100 क्या था दोस्तों, 100 क्या था परसेंटेज में था, तो ये 200 भी क्या होगा परसेंटेज में होगा। तो 200 डिवाइड बाई 5 तो N2 क्या आ गया 40%। और N2 को क्या माना था, परसेंटेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, परसेंटेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर जो कि हमारा N2 था वो है 40%। दोस्तों ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन और 40% इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको, सर समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की जगह पर अब क्वेश्चन नंबर मिला
15 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। 15 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, पहले आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता तो मैं तो कराना ही अगली क्लास में, तो मैं अगली क्लास में इसको कराऊंगा। आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको बता देता हूं हमने कितने के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। 22 तक हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, 22 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। अब मैं 23 से पेंडिंग है, मैं यहाँ पर पेंडिंग लिख देता हूँ। जब भी मैं स्टार्ट करूंगा 23 से स्टार्ट करूंगा, 23 से मेरे को कंप्लीट करना है। देखो 22 हमने आज कर दिया कंप्लीट, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आपको होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है, बिना होमवर्क कंप्लीट करे मत आना मींस वीडियो मत देखना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, होमवर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, मेरी बात मानो, आपको पक्का अच्छे नंबर दिलाऊंगा मैं, गारंटी। थैंक यू दोस्तों।